हेलो मेरे दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्योत्तर काल के दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तो मौर्योत्तर काल के दूसरा वीडियो में 30 प्रश्न हैं जो MCQ यानी मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलिंद पन्हू एक आपका ऑप्शन है, जैन वृत्तांत है, फारसी महाकाव्य है, पाली ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हू एक पाली ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हू बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित ग्रंथ है, जो मीनांदर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था क्या? आपका ऑप्शन है हस्तकलाकृतियाँ, वस्त्र, जाजम, विलासिता की सामग्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा विलासिता की सामग्री। तो पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था विलासिता की सामग्री। अगला सवाल है, किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक था, यानी पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, अंतिम मौर्य सम्राट प्रियद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे कराने का श्रेय पतंजलि को है। पुष्यमित्र के समय में यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया तथा अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित करवाई। इसके अतिरिक्त उसे भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। अगला सवाल है, कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? आपका ऑप्शन है रोमन साम्राज्य, चीन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। तो कुषाण काल में रोमन साम्राज्य से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था। अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक कौन था? आपका ऑप्शन है स्ट्रेबो, एक अज्ञात यूनानी लेखक, मेगास्थनीज, प्लूटार्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अज्ञात यूनानी लेखक। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक था एक अज्ञात यूनानी लेखक। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात यूनानी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। पेरिप्लस का अर्थ है नौचालन चार्ट या यात्री पुस्तिका तथा इरीथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी से भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा ईस्वी सन की पहली सदी में भारत की व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। अगला सवाल है, कनिष्क ने, आपका ऑप्शन है कनिष्क ने
आपका ऑप्शन है कलिंग विजय की, अनेक हिंदू मंदिर बनवाए, विक्रम संवत प्रारंभ किया, अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। तो कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। तो कनिष्क जो है वो अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ यानी अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यहीं बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अगला सवाल है, प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? आपका ऑप्शन है कनिष्क का, चंद्रगुप्त मौर्य का, हर्ष का, किसी का नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो प्लिनी ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। अगला सवाल है, अश्वघोष ने क्या चीज़ की रचना की, किस ग्रंथ की रचना की? आपका ऑप्शन है कथा सरित सागर, बुद्धचरित चरित, 10 कुमार चरित, हरिवंश। तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की। अगला सवाल है, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया? आपका ऑप्शन है मिनांडर, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस, कडफिसस। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने स्थापित किया। बेसनगर का अभिलेख में चर्चा है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का है बेसनगर का अभिलेख तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अगला सवाल है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, गार्गी, अश्वघोष, नागार्जुन। आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता जो हैं वो अश्वघोष हैं। अगला सवाल है, कुषाणों का काल धर्म साहित्य, कला तथा विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग्म कुषाण काल से संबंधित नहीं है? तो आपका 4 गो ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले महायान बौद्ध मत, गांधार कला। तो महायान बौद्ध मत, गांधार कला, तो ये जो है कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल से इसलिए संबंधित है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। दूसरा है नागसेन। नागसेन मिलिंद पन्हों के रचयिता हैं। तो ये मिनांडर नामक यूनानी शासक के बारे में इससे जानकारी मिलती है जो कुषाण काल से संबंधित नहीं है। तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा बी। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रोसनत्री के रूप में मिलती है जिसके प्रमुख चरित्र है नागसेन तथा आपका ऑप्शन दिया है कनिष्क, मिनांडर, यूथिडीमस, अतियाल, सीदस। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर। तो बेसनगर के अभिलेख में यमन राजदूत तो मिलिंद पन्हो जो थे, मिलिंद पन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मिनांडर नामक यूनानी शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मिनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपका पहला दिया है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख, दूसरा दिया है शक संवत का प्रारंभ, तीसरा दिया है शक्ति बही अभिलेख, चौथा दिया है विक्रम संवत का प्रारंभ। तो ये कह रहा है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, उसके बाद तख्त ए बही अभिलेख लिखा गया, उसके बाद शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ,
रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख लिखा गया 150 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी। अगला सवाल है, कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां थी, कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महेश्वर जैसी पदवियां धारण की। यह दर्शाता है कि कुषाण राजा, आपका ऑप्शन है, प्रभु शिव के भक्त थे, बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे जो शक्ति और ख्याति का प्रतीक थे, दैवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे, अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दैवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? आपका ऑप्शन है तगरा, श्रीपुर, त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा तगरा। अगला सवाल है, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चामुंडराय। आपका राइट आंसर हो जाएगा चामुंडराय। तो श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। तो कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यहीं बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो मेरे दोस्त, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। अगला सवाल है, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? आपका ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। तो मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहन वंश का महानतम शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराकर मार डाला था। अगला सवाल है, ईस्वी की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर किस पर हो गए? आपका ऑप्शन है अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला सवाल है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। आपका ऑप्शन है बैक्ट्रिया, सिथिया, जे, ड्रोसिया, एरिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। अगला सवाल है, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि? आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, उन्होंने युद्ध और हिंसा के नीति का परित्याग कर दिया था, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्प का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? आपका ऑप्शन है मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरहुत मूर्ति कला, गंधार मूर्ति कला। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधार मूर्ति कला।
अगला सवाल है पेरिप्लस ऑफ द अगला सवाल है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। आपका ऑप्शन है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से भूमध्य सागर तक, लाल सागर से बैक्टीरिया तक, लाल सागर से भारत तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर से भारत तक। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा रचित है और इसमें समुद्र के बारे में चर्चा है, समुद्री यात्रा का वर्णन करता है लाल सागर से भारत तक। आगे कुछ निर्देश दिया है, आपका स्टेटमेंट यानी कथन और कारण देगा। अगर कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का कंप्लीट स्पष्टीकरण करता है तो ए, स्पष्टीकरण नहीं करता है तो आपका आंसर बी। अगर कथन सही है कारण गलत है तो सी, कथन गलत है कारण सही है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो सवाल है हिंद ग्रीक इतिहास की पुनर्संरचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है। बिल्कुल सही है। हिंद ग्रीक शासकों के भारतीय संस्कृति में प्रमुख अवदान सिक्का ढलाई के क्षेत्र में था, ये भी सही है और कंप्लीट व्याख्या कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया है, बिल्कुल सही है। ये वे यूची जनजाति का एक व्युत्पन्न थे, ये भी सही है और कंप्लीट व्याख्या भी कर रहा है तो 67 का आंसर हो जाएगा ए। मेरे दोस्त, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं और अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।